अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विच इज़ कॉल्ड बीट्स। बीट्स जो हैं, बीट्स ये हैं कि जब दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जाते हुए आपस में मिलें और ऐसी वेव जिनमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, slightly difference हो. So the superposition of two waves of slightly different frequencies when they are traveling in same direction. Superposition means के उनका आपस में मिलना, यानी अगर दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जाते हुए किसी पॉइंट पर आपस में मिलें और ऐसी वेव जिनमें फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो क्या होता है, हमें कभी ऊंची आवाज सुनाई देती है, कभी धीमी आवाज सुनाई देती है, अगर वो साउंड वेव्स हैं तो। ठीक है, तो जब दो साउंड वेव्स, ठीक है, जब दो साउंड वेव्स एक ही डायरेक्शन में जाते हुए आपस में मिलें तो क्या होगा, हमें इंटेंसिटी में राइज और इंटेंसिटी में फॉल सुनाई देगा। सो दैट राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट्स। या आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन टू ट्यूनिंग फोक्स, ट्यूनिंग फोक क्या होते हैं, आवाज पैदा करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। तो व्हेन ये फर्ज करें ट्यूनिंग फोक्स है, व्हेन दे आर साउंडेड टुगेदर, व्हेन दे आर साउंडेड टुगेदर, द राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज हर्ड। दिस राइज एंड फॉल आर द periodic alternations in the maxima between the maximum and minimum intensity is called beats. सो कभी हमें ऊंची आवाज सुनाई देगी, कभी धीमी आवाज सुनाई देगी। एक दफा ऊंची आवाज सुनाई देना, एक दफा धीमी आवाज सुनाई देने को हम क्या बोलते हैं, एक बीट। क्या बोलते हैं जी, वन बीट। फर्ज करें कि व्हाट आर बीट्स, द राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट्स। और बीट्स कब पैदा होंगी, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बीट्स, के हमारे पास दो वेव्स होनी चाहिए, उनमें स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और उन दोनों वेव्स की स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, थोड़ा सा फर्क हो, एंड दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। यहां पर इसको दिखाया भी गया। फर्ज करें ये एक वेव है, ठीक है, ये दूसरी वेव है। हमने ये फर्ज किया है कि इन दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो इसका भी ए है, इसका भी ए है, एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी डिफरेंस है, इसकी फ्रीक्वेंसी फर्ज कर लें f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, f2 है। फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब ये दोनों वेव्स किसी पॉइंट पे आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, बताएं जी क्या होगा, हमें ये एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी। रिजल्टेंट वेव कैसे मिलेगी कि शुरू में दोनों का चूंकि क्रेस्ट से मिलेगा, एक साथ इकट्ठी शुरू होगी, तो फिर क्या होगा, हमें ऊंची आवाज सुनाई देगी, आहिस्ता आहिस्ता आवाज कम होती जाएगी, ये मिनिमम होगी, फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, और इस तरह से हमें कभी ऊंची आवाज सुनाई देगी, मैक्सिमम, कभी मैक्सिमा आएगा, कभी मिनिमा आएगा, कभी मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा। तो दीज आर कॉल्ड बीट्स। दिस इज द रिजल्टेंट वेव ऑफ दीज टू वेव्स, ठीक है। अब यहां पर बीट फ्रीक्वेंसी जो है, ये देखें, मैंने कहा एक दफा ऊंची आवाज सुनाई देना, एक दफा धीमी आवाज सुनाई देने को हम क्या कहते हैं, वन बीट। सो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होती है। यानी अगर दोनों वेव्स में फर्क जो है वो 5 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर फर्ज करें f1 माइनस f2 जो है ये 5 है, इसका मतलब है कि इन एक सेकंड में कितनी बीट्स पैदा होंगी, 5। सो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू 5। तो जो इन दोनों वेव्स की, दोनों साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होगा, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, वही बीट्स पैदा होंगी एक सेकंड में।
सो एक सेकंड में पैदा होने वाली बीट्स को क्या कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। तो अब तीन चीजें आपको पता चल गई। नंबर एक कि व्हाट आर बीट्स, द पीरियोडिक ऑल्टरनेशंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट्स, और द राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट्स। और बीट्स के लिए कंडीशन क्या है कि दो वेव्स होनी चाहिए स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और दे मस्ट मूव इन सेम डायरेक्शन। क्लियर? नंबर 3 के व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। और जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होगी। क्लियर है जी? दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होगी। अब हम ये प्रूव करते हैं, इसको अब हमने प्रूव करना है कि मैथमेटिकली कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो f1 माइनस f2 के बराबर होगी। उसके लिए देखिए, फर्ज करें हमने दो ट्रैवलिंग वेव्स कंसिडर कर ली, ठीक है। वैसे साउंड वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, लेकिन आसानी के लिए हमने उन्हें ट्रांसफर शो कर दिया, तो इससे घबराना नहीं है आपने। फर्ज कर लें ये एक वेव है, किसी पॉइंट पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? y1, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y2। तो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखी जा सकती है? y1 इज इक्वल टू a साइन ω1 t माइनस kx एंड a ये दूसरी वेव होगी। अब इन दोनों में हमने एम्पलीट्यूड फर्ज कर लिया कि सेम है फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। फर्ज करें किसी पॉइंट पर, किसी फिक्स पॉइंट पर ये आपस में मिल जाती है, ठीक है। तो उस फिक्स पॉइंट को हम यानी उसकी पोजीशन को हम फिक्स कर देते हैं, वो चेंज नहीं हो रही। तो लेट्स से कि वो जो फिक्स पॉइंट जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसको हम ओरिजिन कंसिडर कर लें। तो इसका मतलब है कि x जो है एट सर्टेन फिक्स पॉइंट x कितना हो गया? 0, ठीक है। जब वो किसी पॉइंट पर मिली दोनों वेव्स तो उसको हमने फिक्स कर दिया जी। तो एट सर्टेन पॉइंट फिक्स पॉइंट x इज इक्वल टू 0, तो यहां x हमने क्या कर लिया? 0 कर दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी डिस्प्लेसमेंट की, इस वेव की? a साइन ω1 t, y2 क्या आ गया? a साइन ω2 t। अब जब दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए, फर्ज करें ये हमारे पास रस्सी है, एक रस्सी है, इसमें आप जर्क पैदा करते हैं तो क्या होता है? इसमें एक ऐसे वेव पैदा हो जाती है। इसका कुछ पार्टिकल जो है, जब वेव यहां से गुजरी तो ये पार्टिकल यहां ऊपर चला गया, इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया। जब ये वेव यहां से गुजरी तो ये डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया, यहां गुजरी तो ये डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दिया इस वेव ने, यहां से गुजरी तो ये डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेव किसी पॉइंट मीडियम के किसी पार्टिकल से टकराती है तो उसके अंदर क्या कर देती है? एक डिस्प्लेसमेंट पैदा कर देती है, ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब अगर फर्ज करें उस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहां एक वेव गुजरी, ये पार्टिकल फर्ज करें ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया? y1। सपोज ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, इधर वाला, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, कोई भी एक पार्टिकल आप ले लें। यानी जब एक वेव किस मीडियम के किसी पार्टिकल से टकराई, उस मीडियम के पार्टिकल के अंदर उस वेव ने क्या कर दिया? एक डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दिया। अब इमेजिन करो कि ये जो एक वेव आई है, ये पार्टिकल है, एक वेव आई है लेट्स से, उसने ये डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दिया y1। अगर इस पॉइंट पर एक और वेव आ जाए लेट्स से, तो ये दोनों वेव्स मिलके इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा करेंगी। हो सकता है एक ऊपर ले जाए कि नीचे ले जाए, नो प्रॉब्लम। हो सकता है दोनों ही ऊपर ले जाए। अगर दोनों ही ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट पैदा करेंगी तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। अगर इधर से एक वेव और आ जाए तो तीनों मिलकर डिस्प्लेसमेंट पैदा करेंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी इफ अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय n वेव्स, अगर किस एक पार्टिकल पर n वेव्स एक साथ धावा बोल दें,
n waves simultaneously मींस एक साथ। जब n waves एक साथ किसी पार्टिकल, मीडियम के किसी पार्टिकल से टकराएंगी तो क्या होगा, वो उसके अंदर सारी वेव्स मिलके जो डिस्प्लेसमेंट पैदा करेंगी वो क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn। दिस इज द algebraic sum of all the displacement produced by the individual waves। तो अल्जेब्रिक का जहां पर भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखा जाएगा। जहां भी लफ्ज अल्जेब्रिक आएगा, इसका मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट मीन लेवल से ऊपर होगा तो वो इट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, और मीन लेवल से नीचे होगा तो कंसीडर टू बी नेगेटिव। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब ये हुआ, मसलन अगर फर्ज करें, मैं मिसाल एक ले रहा हूं कि ये एक हमारे पास डॉटेड वेव है, ये दूसरी एक वेव ऐसे, ये आपस में ऐसे मिल गई, ठीक है। तो ये देखें जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट एक साथ आ रहा है, ट्रफ एक साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट वेव होगी वो बड़ी वेव होगी, ठीक है। और अगर ये उल्टा हो जाए, क्रेस्ट यानी जब एक वेव इस मीडियम के पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहे, दूसरी नीचे ले जाना चाहे, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो यहां पर भी जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो लगेगा, और इसमें दो वेव्स हैं, वो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी y1 प्लस y2। इन दोनों को ऐड करें, a sin ओमेगा 1t प्लस a sin ओमेगा 2t। a जो है वो दोनों में से क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin ओमेगा 1t प्लस sin ओमेगा 2t। अब यहां हम एक फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और वो कौन सा है, sin a प्लस b, sin a प्लस sin b, that is equal to 2 sin a plus b divided by 2 and cos into cos a minus b divided by 2। तो ये वाला फार्मूला लगेगा जी। ये देखो, इसको आप समझ लें कि ये a है, ये वाला, इसको समझ लें ये b है, तो क्या बन गया जी, साइन, ये मैंने t यहां से कॉमन ले लिया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2, तो इसी तरह से ये आ जाएगा, ये फार्मूला लग गया जी। अब यहां कॉस को पहले लिख लिया, कॉस को पहले लिख लिया, इसका मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट वेव है ये भी हमारी इस तरह की एक ट्रेवलिंग वेव बन रही है, जिस तरह की ये वेव बन रही है। इसका मतलब है जो साइन के साथ वाली टर्म है वो क्या बन गया, एम्पलीट्यूड। जो साइन के साथ वाला टर्म है वो क्या बन गई जी, एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब है यहां पर जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया जी, ये साइन वाली साथ ये 2a, एम्पलीट्यूड क्या आ गया जी, 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी। इसका मतलब है कि इस वेव में तो देखें ना, ये वाली जो वेव है, ये वाली, इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, इसमें टाइम नहीं है, लेकिन इस रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड में टाइम वाला फैक्टर भी आ गया। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन टाइम, और ये वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो ये आप देख लें कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, मैक्सिमम है व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, फिर बढ़ना शुरू हो गया, समझ आ गई बात, फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर कम होना शुरू हो गया, एंड सो ऑन। सो एम्पलीट्यूड में टाइम के साथ जो है वो क्या हो रही है, वेरिएशन आ रही है। अच्छा, अब ये जो एम्पलीट्यूड है ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये तो हिस्सा हो गया कांस्टेंट, किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इस कॉस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो कॉस की वैल्यू पे क्या डिपेंड कर रहा है, देखें अगर फर्ज करें एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा इस वेव का, जो एम्पलीट्यूड है कब मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी।
तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो जो इंटेंसिटी है साउंड की वो भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। बात समझ में आ गई? तो इसलिए फॉर मैक्सिमा हम यहां से क्या लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमा तो कॉज मैक्सिमम होना चाहिए। तो कॉज की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? कॉज की ω1 माइनस ω2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू ±1, मैक्सिमम मिनिमम। बात समझ में आ गई? मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा, ये ऊपर की तरफ मैक्सिमा, नीचे की तरफ मैक्सिमा। तो ±1 होगा जी। अब 1 कहां आती है? 0 एंगल पे, 0 डिग्री पे या 0 रेडियन पे। -1 कहां आती है? पाई पे। फिर मैक्सिमम +1 कहां आएगा? 2 पाई पे। फिर -1 कहां आएगा? 3 पाई पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि फॉर मैक्सिमा ω1 माइनस ω2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी दिस इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। वेन n इज इक्वल टू लिख लें, वेन n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। अच्छा, यहां से ओमेगा बेटा किसके बराबर होता है? अब यहां मैं इसको इधर मिटा देता हूं। यहां पर जी कॉज क्या बनेगा जी? यहां से ω1, ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये फिर इसका मतलब है ये क्या बन गया? 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई। 2 पाई कॉमन ले लें तो 2 पाई कॉमन आ गया, तो क्या आ गया? f1 माइनस f2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई। अच्छा, ये बात समझ में आई है? देखो ना, अगर एंगल जो है वो 0 हो जाए तो कॉज की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 1। अगर एंगल पाई हो जाए तो कॉज की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अगर एंगल अगेन 2 पाई हो जाए, अगेन +1। 3 पाई हो जाए, -1। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉज इनवर्स क्या बन गया? ठीक है, +-1 तो क्या बन गई? n पाई। ये पाई पाई इससे बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया। तो t इधर जाके क्या बन गया? t को इधर ले जाए, f1 माइनस f2 को, क्या बन गया? n ओवर f1 माइनस f2। इसका मतलब क्या हुआ कि when t इज इक्वल टू 0, अगर n 0 पुट कर दें तो when t इज इक्वल टू 0 मैक्सिमा आएगा। अगेन n1, अगेन मैक्सिमम कब आएगा? 1 ओवर f1 माइनस f2। फिर मैक्सिमम कब आएगा? 2 ओवर f1 माइनस f2। फिर मैक्सिमम कब आएगा? 3 ओवर f1 माइनस f2 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? ये मैक्सिमा 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 मैक्सिमा। अब देखो फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा क्या आगे जी बताएं? कॉज, ये वाली जो टर्म है जो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। एंगल 0 पुट कर दें तो कॉज 0 क्या हो जाता है? 1। एंगल जो है वो कितना पुट कर दें? ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। किस एंगल पर आएगा? 90 के ऊपर। तो फॉर मिनिमा कॉज की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, तो यहां से ω1 माइनस ω2 डिवाइड बाय 2
इंटू टी क्या बन जाएगा। अच्छा, अब जीरो कहां आएगी कॉज की वैल्यू, 90 डिग्री पे, यानी π/2 पे। कहां आएगी π/2 पे, फिर 3π/2 पे, फिर 5π/2 पे, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है यहां n जो है ये इंटीग्रल, अगर ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा, देखो ना, अगर n की वैल्यू 1 ले लें, 0 ले लें सॉरी, तो ये π/2 आ गया, 1 ले लें तो 3π/2 आ गया, एंड सो ऑन। तो इस एंगल के ऊपर कॉस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0। इसको अगेन आप 2π कॉमन ले लें तो f1 माइनस f2 डिवाइड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लगाया ऑड नंबर के लिए, π/2, ठीक है। तो यहां से पाई से कैंसल, 2 से कैंसल, तो हमारे पास t क्या बन गया जी, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू f1 माइनस f2। इसका मतलब है मिनिमा किस टाइम पे आएगा, यानी 0 पुट करें तो क्या बनेगा, 1/2 इंटू f1 माइनस f2। फिर अगर यहां 1 पुट कर दें तो 3/2 इंटू f1 माइनस f2, फिर 5/2 इंटू f1 माइनस f2, एंड सो ऑन। मतलब ये हुआ कि जब t जो है वो 0 है, t 0 है तो मैक्सिमा है, उसके बाद 1/f1 माइनस f2, यानी इस पॉइंट पर अगर टाइम कितना है 0, तो ये अगेन मैक्सिमम कितने टाइम के बाद आया, 1/f1 माइनस f2। अच्छा, बीच में क्या आ रहा है, मिनिमा, मिनिमा किस टाइम पर आ रहा है, ये वाला 1/2, यानी इसका हाफ, तो 1/2 1/f1 माइनस f2। बात क्लियर होगी। इसी तरह से अगेन ये मिनिमा किस टाइम पर आएगा, 3/2 f1 माइनस f2, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीट इंटरवल है, बीट इंटरवल क्या होगा कि यहां मैक्सिमा आया है, अगेन कितनी देर के बाद मैक्सिमा आएगा, दिस इज कॉल्ड बीट इंटरवल, दिस इज कॉल्ड बीट इंटरवल। सो व्हाट इज बीट इंटरवल, बीट इंटरवल कितना होगा, बीट इंटरवल कितना होगा, आप या तो इस मैक्सिमा से ये जो टाइम आ रहा है इससे ये वाला टाइम माइनस कर दें, या इस मिनिमा, दो मिनिमास के दरमियान जो टाइम है उसको, उनका डिफरेंस ले लें, या दो मैक्सिमा के दरमियान जो टाइम है उसका डिफरेंस ले लें, एक ही बात है। तो बीट इंटरवल क्या बनेगा जी, द बीट इंटरवल दैट इज इक्वल टू, इस टाइम में से ये वाला टाइम माइनस कर दें, 1/f1 माइनस f2 माइनस 0 कर दें, या इसमें से ये करेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो 1/f1 माइनस f2 माइनस 0, तो बीट इंटरवल क्या आ गया, 1 माइनस f2, यानी ये वो एक बीट आपको कितने टाइम में सुनाई देगी, 1/f1 माइनस f2। तो फिर एक बीट सुनाई देने में अगर इतना टाइम लगता है या इतने सेकंड लगते हैं, इतने सेकंड लगते हैं, यानी एक बीट सुनाई देने में अगर फर्ज करें, ये फर्ज करें टाइम है 5 सेकंड लगे, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो फिर एक सेकंड में कितनी बीट्स आएंगी उसका उलट ले लें, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। सो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। तो हमारा बीट फ्रीक्वेंसी जो है किसके बराबर आ जाएगा, f1 माइनस f2। इसकी हम मॉड वैल्यू भी लिख लेते हैं, क्योंकि f1 अगर f2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, अगर f2 f1 से बड़ा है तो फिर ये नेगेटिव आएगा, लेकिन मॉड वैल्यू लें तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। सो दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू f1 माइनस f2। सो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द बीट्स। बीट्स आपको
जो है वो आई होप के पता चल गया होगा और समझ भी आ गई होगी। आप इसको उम्मीद है कि आप ज़बानी याद करके इसको लिख लेंगे और इम्तहान में भी रिप्रोड्यूस कर लेंगे और इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।